हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। तो दृष्टि आई का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं आपके सामने। इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था, जहाँ पे ज़रूरी था वो देखा था, जो ज़रूरी नहीं था उसे क्विट कर दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। तो ये एसआर का फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो असर रिपोर्ट है वो सरकारी प्रकृति का है या गैर सरकारी, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए ये गैर सरकारी प्रकृति का है। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, एक शिक्षण संगठन जिसका नाम प्रथम है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में अभी तक, अगर 2005 से देखें, ठीक है, तो यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। कब से? 2005 से। इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में पूछें कि असर रिपोर्ट कब से जारी हो रहा है, तो 2005 से। ठीक है। और इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ने व बुनियादी गणित करने में, जैसे होता है ना क्लास 2 क्लास 3 का गणित सॉल्व करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है। तो असर रिपोर्ट सिर्फ यहीं तक की जानकारी रखता है। इसमें थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। 18 जनवरी 2023 को असर का रिपोर्ट आया। ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो ग्रामीण स्तर पे 2022 में जारी किया गया। ठीक है। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत की 3 से 16 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की अगर नामांकन स्थिति देखा जाए, ठीक है, तो 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है इस रिपोर्ट में। अगर हम देखें कि अगर 5 से 16 वर्ष, जैसे अब इस रिपोर्ट की विशेषता, जैसे 3 से 16 वर्ष तो हो गया टोटल, यहाँ तक के बच्चों का क्या किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है, गणना किया गया है। ठीक है। अब इसमें जो स्थिति है, किस एज के ग्रुप में क्या स्थिति है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम 5 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों की आयु के बारे में बात करें, 1 मिनट में इसका थिकनेस ना थोड़ा कम करता हूँ। इट शुड बी लाइक, ओके, ठीक है। अगर हम बात करें 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों के बारे में, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ने और गणित की जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जैसे फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जैसे होता है ना कि गुणा करना, भाग करना, ठीक है, तो 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की पढ़ने और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर ये रिपोर्ट केंद्रित है। ठीक है। उसके बाद हम देखें कि 616 जिलों में अगर हम बात करें, टोटल 19,060 गाँव में इसको, मतलब इस रिपोर्ट में इतनी सारी डाटा को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। 616 जिले और प्लस 19,060 गाँवों का डाटा। तो 2022 का असर का रिपोर्ट यही, मतलब जो भी रिपोर्टिंग की गई है 2022 में, और तो आया है कब, 18 जनवरी 2023 को। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम 6 से 14 वर्ष की बात करें आयु के बच्चों का, तो इसमें इनरोलमेंट रेट की बात करें तो 15 वर्षों के कंपेरिजन में यहाँ पे, अगर हम पिछले 15 वर्षों की बात करें, ठीक है, तो 95% इस बारी ऊपर है। ठीक है। तो पहले 15 वर्षों के कंपेरिजन में इस बारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 95% से भी ज़्यादा ऊपर है। तो एग्ज़ाम में पूछे कि घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम इसमें और भी महत्वपूर्ण बात करें, जैसे अगर हम यह आंकड़े की बात करें, 2018 में ये 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। और यहाँ पे जो बात कही गई है, विगत 15 वर्ष का तुलना कर रहा है। ठीक है। और हम देखें अगले पॉइंट में, तो 2018 की बात की जा रही है। 2018 में 97.2% था। ठीक है। उससे बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आंकड़ों की बात हो रही थी। अगर हम इसी में आगे बढ़ें, वर्ष 2022 में अगर हम बात करें तो 11 से 14 वर्ष की आयु की जो, मतलब बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है 11 से 14 वर्ष आयु, जो आयु के बच्चे हैं उनका स्कूल में अनामांकित, जैसे लड़कियाँ होती हैं, जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नहीं हुआ, तो उनका आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। ठीक है। और ये आंकड़ा 2018 में 4.1% था। मतलब क्या समझे आप,
जैसे 2022 में हमने देखा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चियों का जो पहले इनरोलमेंट नहीं होता था, ठीक है, यानी कि नहीं इनरोलमेंट होने का जो प्रतिशत था वो 4.1% था। कब तक? 2018 तक। लेकिन 2022 में यही प्रतिशत गिर के 2% हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट देखा जाए तो 2.1% बच्चियों का जो नहीं हो रहा था उनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम देखें कि आंकड़ा अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 4%, ठीक है, मतलब कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। तो अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो अभी भी यूपी स्पेशल में, ठीक है, हम 4% ही काउंट करेंगे असर रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर इसके अतिरिक्त 2022 में, ठीक है, 15 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की बात करें तो इसमें 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं, ठीक है। 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की बात हो रही है, और 2018 में यही प्रतिशत 13.5 था। अब 13.5 से आप क्या करें, 7.9 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना, 6 अबाउट, ठीक है, यानी कि 6% जो बच्चियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन और अधिक हुआ है 2022 में, जो 15 से 16 वर्ष की आयु के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से 16 वर्ष की आयु की बच्चियों में 6% का, जैसे पहले वर्ष के कंपेरिजन में 6% का इंक्रीमेंट देखा गया है, क्योंकि पहले 7.5% का ही क्या होता था, बताइए। पहले केवल 7.5% लड़कियाँ अनामांकित थीं, ठीक है, सॉरी इस बारी हैं, और इसके पहले 13.5% लड़कियाँ अनामांकित थीं, ठीक है। अनामांकित का मतलब ये हुआ जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। सॉरी, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का स्थिति, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली बच्चियों की बात हो रही थी, जो 2018 में जैसे जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ था 13.5% थे। अब ये संख्या घटकर 7.9 हो गई, मतलब अब रजिस्ट्रेशन अधिक हुआ है, कितना प्रतिशत, 6% का, ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रतिशत की बात करें तो। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट में, इसमें सिर्फ 3 राज्यों में अगर हम बात करें, 15 से 16 वर्ष आयु के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित हैं। यानी कि अभी कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी भी अनामांकित लड़कियों का जो 15 से 16 वर्ष आयु में होती हैं उनका 10% से अधिक है स्थिति, ठीक है, मतलब वहाँ पे अभी भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, 17% है अभी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश यानी कि अपना भी स्टेट है घटिया स्थिति में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो 11.2% है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इनकी बात करें तो अभी 17, 15, 11.2% के साथ ये अभी यहाँ पे लड़कियों का रजिस्ट्रेशन 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चियों का अभी भी स्थिति खराब है, ठीक है। तो इस तरह से हमने असर रिपोर्ट देख लिया, और असर रिपोर्ट को एक बारी सरसरी नज़रों से एक बार फिर से देख लीजिए। असर रिपोर्ट 2022 सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2005 में, ठीक है। असर रिपोर्ट एक प्रकार से गैर सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है, गैर सरकारी शिक्षण संगठन द्वारा अगर जारी किया जाता तो गैर सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें स्मरणीय बात ये थी कि 18 जनवरी 2023 को ये असर रिपोर्ट जारी किया गया 2022 के कॉन्टेक्स्ट में। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों को सम्मिलित किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इस पे बात की थी। इसके साथ अगर हम 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की विशेषता के बारे में बात किया था, तो इसमें बेसिक किताब पढ़ सकें और बुनियादी गणित लगा सकें, इन बातों पे ही ध्यान केंद्रित था, ठीक है। उसके बाद अगर हम असर 2022 में देखें तो 616 जिले सम्मिलित किए गए और उनके 19,060 गाँव को सम्मिलित किया गया है डाटा में, ठीक है। उसके बाद से हमने बात किया था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनका जो इनरोलमेंट रेट है, ठीक है, वो 15 वर्षों के कंपेरिजन में 95% से ऊपर रहा है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हमने क्या बात किया था कि अगर हम बात करें कि 2018 के कंपेरिजन में, ठीक है, अगर इस आंकड़े की बात करें 2018 में 97.2% था, ये बढ़ के 2022 में 98.4% हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, 11 से 14 वर्ष की आयु की जो मतलब इनरोलमेंट की बात की थी, ठीक है, अनामांकित लड़कियों की बात की थी, तो उसमें हमने देखा कि गिरावट देखा गया है, ये गिरकर 2% हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये पहले 2018 में 4.1% केवल रजिस्ट्रेशन होता था लड़कियों का, अभी केवल
ऐसा स्थिति हो गया है, ठीक है। जैसे गिरावट की बात करिए, अनामांकित छात्रों की स्थिति 4.1% थी, अब 2% है। अनामांकित छात्रों का मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अभी इसमें 2.1% की वृद्धि देखी गई है, ये भी नोटेबल है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के, अगर हम अभी भी देखें उत्तर प्रदेश में यह 4% ही है, तो उत्तर प्रदेश में सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि 15 से 16 वर्ष की आयु की बच्चियों का, तो इसमें देखिए पहले कितना था, पहले जैसे होता है ना, इनरोलमेंट जो नहीं कराई थी बच्चियां, उनका प्रतिशत था 13.5, फिलहाल में ये प्रतिशत हो गया है 7.9, 6% और अधिक बच्चियां अब इनरोलमेंट करा रही हैं, ठीक है। किसमें? 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में, ठीक है। और स्पेशली लड़कियों के बारे में ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें क्या कि कौन कौन से अभी स्टेट हैं जिनका अभी 10% से भी स्थिति खराब है, ठीक है। तो पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे है छत्तीसगढ़। इस तरह से हमने ऐसा रिपोर्ट को डिटेल में देख लिया। कितना टाइम हुआ? 11 मिनट में, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब देखिए हुबली जंक्शन के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है अवेयरनेस के रूप में, ऐसे गोरखपुर था, अभी हुबली जंक्शन बन गया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली जंक्शन, इसको पूरा नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे एस हुबली जंक्शन के नाम से इसको अब जाना जाता है, ठीक है। और 2015 में इसको हुबली जंक्शन के नाम से, ठीक है, जाना जाता था। इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, बताइए? अब इसका नाम क्या कर दिया गया? पहले इसको एस, ठीक है, सिद्धाराव जी हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद नाम बदल के हुबली जंक्शन कर दिया गया। पुनः इसको 2022 में इसका नाम बदलकर एस हुबली जंक्शन किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कब? 2020 में, ठीक है। रेलवे स्टेशन अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, अगर दक्षिण पश्चिम रेलवे होता है ना कि उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो अभी हम हुबली जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हिस्सा है। एग्जाम में पूछे कि जो विश्व का अभी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है, रेलवे स्टेशन बन गया है, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो हुबली जंक्शन का, ठीक है। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किस रेलवे जोन में है तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम बात करें जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे हुबली कहाँ पे स्थित है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखिए लर्न करने जैसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं उस पर एक बारी ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, तो 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला, डेट याद रखिएगा। सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोरखपुर को कब ये खिताब प्राप्त हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी गोरखपुर दूसरे स्थान पे चला गया है, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे थे इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब इसको स्थान मिला, तो 13 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, उसको पढ़िए एक बार ध्यान से। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हुबली जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है, तो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है, ठीक है। 12 मार्च 2023 को इसका इनाग्रेशन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इसकी लंबाई, अगर लंबाई पे क्वेश्चन बने तो 1507 मीटर की लंबाई है। इसके साथ आपको गोरखपुर का भी याद रहना चाहिए। गोरखपुर का इसके पहले 1366.33 मीटर था, ठीक है। तो 1507 मीटर का अभी जो बना है, और इसके पहले गोरखपुर का 1366.33 मीटर था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे प्लेटफॉर्म है जिनकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसे एक बारी देख लीजिए, ठीक है। हुबली जंक्शन के बारे में बात करें जो कर्नाटक के धारवाड़ से संबंध रखता है, इसकी लेंथ 1507 मीटर है।
उसके बाद गोरखपुर जंक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है और 1366.33 मीटर का इसका लेंथ है, ठीक है। कोल्लम जंक्शन जो केरल से संबंध रखता है, इसका लेंथ 1180.5 मीटर है। उसके बाद खड़गपुर जंक्शन की बात करें पश्चिम बंगाल का तो 1072.5 मीटर है। स्टेट स्ट्रीट सबवे की बात करें जो शिकागो अमेरिका में है, उसका लेंथ 1067.1 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्या, हुबली जंक्शन, ठीक है। तो हुबली जंक्शन के बारे में हमने जाना। हुबली जंक्शन कहाँ से संबंध रखता है, तो कर्नाटक से संबंध रखता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ये गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना प्रथम स्थान बना लिया रेलवे प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण से। उसका कौन सा स्टेशन है, तो स्टेशन इसमें प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, जिसकी लेंथ 1507 मीटर की है। उसके बाद इसमें हम नई विशेषता की बात करें तो इसके पहले गोरखपुर था 1366.33, ठीक है। उसके बाद हमने इसके में और कोल्लम जंक्शन को देखा, खड़गपुर जंक्शन को देखा, ठीक है। ये भी हमने देखा कि पहले उसका नाम SS हुबली जंक्शन था, SSS जुबली जंक्शन, बाद में इसका नाम हुबली जंक्शन किया गया, फिर 2020 में इसका पुनः नाम SSS हुबली जंक्शन कर दिया गया, ठीक है। और इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसमें अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, हाँ एक चीज़ और, किस रेल जोन में आता है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखिएगा। 5G तकनीकी के ऊपर अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देश के अगर हम बात करें 112 से सर्वाधिक अल्प विकसित, ठीक है, जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से क्या किया गया था, एक स्कीम लाया गया था, ठीक है। 2018 में नरेंद्र मोदी जी एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, 112 जो आकांक्षी जिले थे उसमें उत्तर प्रदेश से 8 जिले थे, क्योंकि इस यूपी स्पेशल के नज़रिए से देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन थे, बहराइच था, बलरामपुर था, चंदौली था, चित्रकूट था, फतेहपुर था, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे स्केचिंग के थ्रू नोटिफाइड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा रफ टफ इमेज बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, तो कोई योगी जी से शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, समझे। नहीं तो आजकल पता है ना कौन सा दौर चल रहा है, पता चले कल को, है ना। तो ये सिर्फ एक आपको समझाने की नज़रिए से उत्तर प्रदेश की मैपिंग की जा रही है, ठीक है, कि आप इसे जोड़ के खुद को देखें, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सिर्फ मानना है कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश है। अब इसमें जो स्थितियां हैं उनके ऊपर हम बात कर देते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है, ठीक है। आपको चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, चित्रकूट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महोबा देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन महोबा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमने चित्रकूट की बात की, तो ये हो गया आपका चित्रकूट, ओके। उसके बाद आप बात करें बलरामपुर का, तो बलरामपुर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बलरामपुर देखने को मिलता है। बी स्टैंड फॉर व्हाट, बलरामपुर। ये इसलिए क्योंकि एक बार ये आपके दिमाग में छप गया तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि महत्वाकांक्षी जिलों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन से 8 जिलों में कौन कौन से हैं, तो चित्रकूट याद रखिएगा, बहराइच याद रखिएगा, बलरामपुर याद रखिएगा। उसके बाद सोनभद्र, ये आपका जो बड़ा वाला हिस्सा है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं पाता इसलिए ये छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला की बात करें, ठीक है, तो वो सोनभद्र है। यहाँ पे सिर्फ ये जो आपका ये बॉक्स है, राइटिंग बॉक्स, इसकी वजह से इसकी लेंथ आप छोटा देख पा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें
सिद्धार्थनगर का, तो यहाँ पे है आपका सिद्धार्थनगर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसका, बहराइच का, तो बहराइच भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। बहराइच आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, बहराइच आपको श्रावस्ती के बगल में, यानी कि यहाँ पे आपको बहराइच देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको श्रावस्ती देखने को मिलता है, श्रावस्ती नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ, हाँ श्रावस्ती भी है इसमें, सॉरी, इसमें आपको श्रावस्ती भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे श्रावस्ती भी है उसी लिस्ट में। तो हमने देख लिया क्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर नगर, चित्रकूट, सोनभद्र, कितने हुए, 6, 2 डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं, ठीक है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो चंदौली है और फतेहपुर है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, चंदौली को और फतेहपुर को सर्च करके आप हमें ये बताइएगा कि उसके आसपास, चलिए चंदौली को भी जान लीजिए, चंदौली यहीं पे है, ठीक है। अब एक डिस्ट्रिक्ट आप तो एटलीस्ट बताइए, ठीक है, जिसका नाम फतेहपुर है, आपको बताना है फतेहपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, रेडी, सही है, ठीक है। अब देखिए हमने 112 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के देख लिए, ठीक है। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करें 13 जनवरी 2023 को, तो विदिशा, याद रखिएगा, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित, अगर हम नवाचारी 5G की बात करें, तो उपयोग मामलों में अगर बात करें, इनोवेशन 5G यूजेज केसेस में ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला अगर आकांक्षी जिले की बात करें तो विदिशा बन गया है, ठीक है। विदिशा कहाँ से संबंध रखता है, तो विदिशा मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा, विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी डॉट, यानी कि क्या है, स्टार्टअप्स द्वारा, ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। अब सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा सी डॉट के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G2, ठीक है, 5th जनरेशन, अगर बात करें 5th जनरेशन का ये क्या है, एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और इसमें देखिए क्या क्या है, 5G में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसे एक बारी आप रीड आउट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, ओके। तो हम देखेंगे वो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 5G में क्या क्या इंक्लूडेड है, जो किसी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को अच्छी सुविधाएं दे सकती हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट है सुपर क्यूटिकल्स की बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट सुपर क्यूटिकल्स में अगर हम बात करें तो ये क्या है, 5G 4G समर्थित एक स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है, ठीक है। तो सुपर क्यूटिकल्स की फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद किसमें, 5G और 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद है एम्बूपॉड, एम्बूपॉड क्या है, मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के लिए 5G 4G समर्थित एक ऑटो एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बूपॉड। उसके बाद लॉजी आई है, ठीक है। तो मोतियाबिंद जैसे रोग को त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद की जो आई स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, एक एप्लीकेशन होगा जिसमें सम्मिलित, उसको हम लॉजी आई के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ACO5 की बात करें तो फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन के लिए AR और VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या करने के लिए, फेफड़ों व मस्तिष्क स्कैन करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है, ठीक है। कौन, ACO5, ओके। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगर हम टेक XR की बात करें तो नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट है एक, ठीक है। तो बच्चों को होता है ना, न्यूटन जैसे फल गिरा, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
तो उसमें अगर हम VR विजुलाइजेशन ऐसे कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी लाइक कुछ ऐसे लगा देते हैं सेटअप, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, टेक XR, ठीक है। तो नौचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक एक्सपीरियंस किट है। अगर हम बच्चों को लगा देंगे तो उन्हें लगेगा कि वो वहीं पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा क्या, विदिशा के बारे में। विदिशा अपने वहाँ 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला एक आकांक्षी यानी कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कहाँ से संबंध रखता है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम बात करेंगे भारत का पहला संविधान साक्षर जिले के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, ये कहाँ से संबंध रखता है? कोल्लम, ठीक है। और कोल्लम कहाँ से संबंध रखता है बताइए? कोल्लम केरल से संबंध रखता है, ठीक है। कोल्लम जो है केरल का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सभी लोगों को संविधान का ज्ञान यानी कि बेसिक जो नॉलेज है वो उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो संविधान साक्षर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट केरल का कौन सा बना है? तो कोल्लम, ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर जो नागरिक हैं उनको, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दस्तावेजों में जो कुछ भी समाहित है वो बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो अगर समाज में एक जागरूक इंसान बन के रहना है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, संविधान के बारे में। इसी में एक पहल अपनाई है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ने। तो उसने क्या किया है, संविधान के संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों का हेल्प लिया, सरकारी एजेंसियों, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलापों के आधारित पहलों को लॉन्च किया और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया। क्यों, कैसे? क्योंकि उनको संविधान साक्षर बनाया, संविधान की विशेषता को बताया, कहाँ पे आपके अधिकार हैं, कौन से आपके कर्तव्य हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंसान में एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये बात है, तो जी ये बात है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो देखिए 14 जनवरी 2023 को केरल का, हमने जैसे बात किया था कि किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, तो केरल का, ठीक है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ कब? 14 जनवरी। तो 14 जनवरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 तो आपके दिमाग में रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट पूछेगा छोटे एग्जाम में, तो कोल्लम याद रखिएगा। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा, ठीक है। इस समय जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई। पता चले ऑप्शन में दे दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद ऑप्शन दे दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो ऐसे ऑप्शन आपको मतलब बहकाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा इसकी घोषणा की गई। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षर अभियान एक चला था, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड, ठीक है, केरल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चला था, द सिटीजन 2022 चला था, ठीक है। तो इसी का परिणाम रहा कि कोल्लम एक तरह से संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। अब इस अभियान को कोल्लम जिला के, ठीक है, जिला पंचायत में जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन, ठीक है, वहाँ के द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया गया था। तो उसमें पूछेगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ मतलब जिला पंचायत का योगदान था, या जिला योजना समिति का, या फिर केरल स्थानीय प्रशासन का? तो तीनों का योगदान था, जिला पंचायत, जिला योजना समिति, केरल का जो स्थानीय प्रशासन संस्थान है किला, जिसको हम बोल रहे हैं केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एक क्या था, संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया था। क्या? द सिटीजन संविधान साक्षरता अभियान, ठीक है। इसमें देखिए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाना है, ये इस पे बात हमने किया था, ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट और महत्वपूर्ण है, उसके बाद हम चलेंगे अगले पॉइंट पे।
इस अभियान के तहत जिले के कितने परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों का ज्ञान हुआ है? तो इसमें 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों का, ठीक है, ज्ञान हुआ है या फिर शिक्षित किया गया है उनको। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवार के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है, ठीक है। 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा कि सीनेटर जो कॉन्सेप्ट है न्यूज में रहा है, ठीक है, तो ये किससे संबंध रखता है? तो सीनेटर जो केरल में अभी साक्षर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, संविधान साक्षर, ठीक है, तो उसमें जैसे जो वहाँ पे 10 सिटीजन और अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके जो स्कीम चली थी, उसमें जो 2000 प्रशिक्षक सम्मिलित थे, ठीक है, उनको सीनेटर के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रूरी है इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से, और आपके मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2047 तक, ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का, ठीक है, एक सक्रिय भूमिका हरित हाइड्रोजन निभाएगा। इस पे इन्होंने अपने विचार रखे हैं, ठीक है। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बिल्कुल इतना होगा। शुद्ध शून्य का मतलब यही कि प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। कब तक? 2070 तक। अब इसमें याद करने जैसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। चार जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा हमने पहले ही कहा, ठीक है, इनकी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मंजूरी प्रदान की, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की किसने? बताइए किसने? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, ठीक है, किसने मंजूरी दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट, ठीक है। मिशन के लिए प्रारंभिक जो परिव्यय है वो 19,744 करोड़ है। याद रखिएगा कितना करोड़? 19,744, ठीक है। मिशन से वर्ष 2030 तक कुछ संभावना है, ठीक है। उसके ऊपर बात करते हैं। 125 गीगावाट का जो अक्षय ऊर्जा है उसकी क्षमता क्या करेगा? वृद्धि के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास है, ठीक है। कितना? 5000 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन की, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है, तो 125 गीगावाट की बात हो रही है। तो आगे बढ़े, ध्यान से देखिए इस पेज को, आगे बढ़ता है। इसमें आपने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, है ना। तो 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है।
हमने देखा क्या 19,744 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने हैं। और ये मिशन 2030 तक जो मतलब अपने रिजल्ट देने हैं, ठीक है। संभावित है कि मतलब 2030 तक ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और देश में लगभग 125 गीगावाट का जो एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होगा, ठीक है। और हम बात करें अगर प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की जो हरित हाइड्रोजन है उसकी उत्पादन क्षमता विकसित होगी, ठीक है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट है? 19,744 करोड़ का। तो इसमें थोड़ा सा और आगे जाने क्या है, अब इसमें देखिए कुछ फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश इसमें हो, टोटल ये मतलब टोटल निवेश की बात है, ठीक है। अगर हम इसी में थोड़ा सा और बात करें तो 6 लाख से अधिक इसमें रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसमें जीवाश्म जो ईंधन है उसमें आयात में कमी होगी, है ना। जीवाश्म ईंधन का क्या करते हैं हम लोग? इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी कमी दर्ज होगी। कितना बताइए कितना? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, ठीक है। फिर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ के थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें। जो वहाँ से ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन होता है उसमें 50 मिलियन मैट्रिक टन की कमी आएगी, ठीक है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है क्या पता है? हाइड्रोजन तो उत्पादित होगा, ठीक है, ईंधन के लिए यूज़ होगा, लेकिन जो कार्बन होगा ना उसके उत्पादन में वो क्या होगा बताइए? कार्बन के रिस्पेक्ट में ग्रीन हाइड्रोजन को बोला जा रहा है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करने में जो ऊर्जा खत्म होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो वो ऐसे सोर्स से एनर्जी उसमें इंक्लूड की जाएगी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करने में भी जाहिर सी बात है ईंधन खर्च होगा, राइट। तो उसमें जो सोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे वो ऐसे सोर्सेज होंगे जिसमें कार्बन का जो उत्पादन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके जो डेरिवेटिव्स हैं जो इसके व्युत्पन्न हैं उनके लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की कमी, ठीक है, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास। उसके बाद क्या है? उद्योगों के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करना, अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का समर्थन करना, ठीक है। ये हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो विश्व को क्या करना? भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक बनाना, ठीक है, और सप्लायर बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके जो व्युत्पन्न है, ठीक है, उसके लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना। उसके बाद आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाना। उसके बाद स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना। तो आपने ये सारी बातें देख ली। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला, ठीक है। तो वायनाड की विशेषता देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक एक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन ने मतलब क्या किया है? संचालित किया है, ठीक है। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और जो कैंपेन का नाम है, क्या नाम है? अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ठीक है। और ये कहाँ से संबंध लगता है? केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है, ठीक है। किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो जिला प्रशासन द्वारा इसको संचालित किया गया था, ठीक है। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से
डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो याद करने वाली पॉइंट्स हैं उसको याद रखते हैं। जनवरी 2023 में केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, सभी जनजाति जो ट्राइबल लोग होते हैं, लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये याद रखिएगा। ठीक है, जो जनजाति समूह है, ठीक है, तो उनका जो बुनियादी जो दस्तावेज है, जो भी मतलब उनको जिस दस्तावेज के मतलब रिस्पेक्ट में उनको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है, तो उन बुनियादी दस्तावेज को सुरक्षित करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बना है वायनाड। ठीक है, अब इसमें और भी जाने इन बुनियादी दस्तावेज एवं सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, चुनाव पहचान पत्र है, बैंक खाता है और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और इसी डिजी लॉकर खाते में सहेजा गया। वायनाड जिला प्रशासन ने अच्छे बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिएगा किसने किया है, वायनाड का जिला प्रशासन ने। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन जाके किसी विशेष स्टेट में से रिलेटेड बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अब भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ पे है, जम्मू एवं कश्मीर को। ठीक है, एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, 272 किलोमीटर का एक क्या किया है, एस्केप टनल का निर्माण किया है। ठीक है, क्या करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन, भारत सरकार ने, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर का एक एस्केप टनल का निर्माण किया है। लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है, कितने, 272 किलोमीटर की, और यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी के शेष भारत को से जोड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर, श्रीनगर और जो बारामूला है रेल लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसको, USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें थोड़ा और जानते हैं, कब इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, तो 2002 में। ठीक है, उसके बाद उधमपुर से बारामूला तक की दूरी कितनी है बताइए, 272 किलोमीटर, और इसको 4 खंड में बांटा गया है। 4 खंड कौन है, उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से कांजीगुंड, कांजीगुंड से बारामूला। ठीक है, तो इस 272 किलोमीटर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो उधमपुर से बारामूला तक आने में उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से कांजीगुंड और कांजीगुंड से बारामूला। ठीक है, USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी कि असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है USBRL परियोजना को। ठीक है, यहाँ पे उसकी विषम बात हो रही है और इसको 2002 में नेशनलाइज किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकृत किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब इसमें कितनी सुरंगें सम्मिलित हैं 272 किलोमीटर में, तो 38 सुरंगों का इसमें निर्माण USBRL स्कीम के अंतर्गत, मैं कुछ और बोल रहा था, USBRL जो स्कीम है इसके अंतर्गत कितनी सुरंगें सम्मिलित हैं, 38 सुरंगें। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 2002 में। ठीक है, अब इसमें जो संयुक्त लंबाई है, तो ये जो 38 है इनका संयुक्त लंबाई 119 किलोमीटर का होने वाला है।
इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, ठीक है। तो T49 को याद रखिएगा, उसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। ये जो सुरंग है ये कटरा से बनिहाल खंड को जोड़ता है, ठीक है। यानी कि 12.75 का जो पहला सफ़र है, ठीक है, दूसरा सफ़र कटरा से बनिहाल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, तो आगे बढ़ते हैं। T49 अगर पूछे सबसे लंबी सुरंग USBRL के अंतर्गत, तो T49 जो कटरा से लेके बनिहाल को लिंक करता है। देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग की बात करें तो यही है, कौन बताइए? उधमपुर श्रीनगर बलरामपुर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने देखा कितने रखे गए हैं, बताइए। इसके अंतर्गत छोटे मोटे आपके कितने प्रोजेक्ट रखे गए हैं? 38 सुरंगें रखी गई हैं, और उसमें 12.75 जो है किलोमीटर का सबसे लंबा सुरंग है, जिसको हम T49 के नाम से जानते हैं। और उधमपुर से लेके अगर बलरामपुर तक जाते हैं तो 272 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ेगा। और USBRL में उस योजना में 119 किलोमीटर की सुरंगें सम्मिलित हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे हम जिक्र करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे चर्चा करेंगे, तो उसे देख लेते हैं, ठीक है। What happened? Why this is showing such type of effect? Page by page, continuous page. Okay, just wait, I will open this again. चलिए एक बारी फिर से देखते हैं, ठीक है। तो असमड़ी पॉइंट पे हमने क्या देखा? T49 जो है USBRL का सबसे लंबा अगर सुरंग की बात करें तो T49 है ना दोस्तों। उसके बाद इसका लेंथ हमने देखा था 12.895 किलोमीटर इसमें सम्मिलित है इस सुरंग में। एस्केप सुरंग के नाम से इसको जानते हैं। और ये किसका प्रोजेक्ट है? USBRL, उधमपुर से लेके यहाँ पे हमने देखा था क्या, बनिहाल तक का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है सॉरी, उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का इसमें प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड मतलब इसमें मानकों का ध्यान रखा गया है कि नहीं, तो हाँ रखा गया है। यहाँ यह एस्केप जो सुरंग है वो आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्य में मतलब सुगमता बनाएगी, ठीक है। उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो री लिंक प्रोजेक्ट है, ये 15 दिसंबर 2022 को इसको हमने क्या किया, परियोजना के कटरा से लेके बनिहाल खंड पर एक एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी। कहाँ से कहाँ तक? कटरा से लेके बनिहाल खंड के बीच में एक एस्केप टनल बना के इसके उद्देश्य की पूर्ति करी, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जस्ट वेट। तो हमने बात किया क्या, हमने यहाँ तक तो देख लिया है। यह भारत का सबसे लंबा एस्केप टनल है, ये इसके ऊपर भी हमने बात किया, ठीक है। जो T49 की बात हो रही है एस्केप टनल की, ठीक है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है, अगर एग्ज़ाम में आपके PCS में पूछे, ठीक है, तो पता होना चाहिए। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशन के मध्य स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया गया है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ओके। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के बारे में जो विशेषता है वो हमने देख लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा स्पष्ट, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 के
बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और शमन गतिविधियों यानी कि एडॉप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन का इनाग्रेशन किया, उसको लॉन्च किया। ठीक है, कब? 2021-22 में। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों जैसे ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना क्यों की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु से रिलेटेड राज्य सरकार ने क्या किया था, 3 प्रमुख मिशन चलाए थे, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन। ठीक है, इनको लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बारी देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कब? 9 दिसंबर 2022 को। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, अभी M.K. स्टालिन न्यूज़ में थे, जो तमिलनाडु से भगाया जा रहा था बिहारी और फिर अन्य भाषी लोगों को। ठीक है, जैसे झारखंड या फिर जो भी ऐसा न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, तो इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। ठीक है, तो पता होना चाहिए किसने किया, M.K. स्टालिन ने। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 8 से 9 दिसंबर 2022 के बीच में हुआ था सॉरी, और ये कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में कुछ और भी विशेषता जान लेते हैं, तो इसके लिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। ये 8 मिशन कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बारी ध्यान से, उसके बाद मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। उसके बाद तीसरा क्या है, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। उसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, उसके बाद छठा है एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। उसके बाद 2 मिशन और हैं, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 8वां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, किसके 8 उद्देश्य बताइए। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है, योजना है। ठीक है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये जो 8 हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा जब पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन हैं वो कौन कौन से हैं, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये जो आपके नीचे आपने जो 8 मिशन देखा। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन, और उसके बाद उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे सॉरी याद रखिएगा। ठीक है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए, अब यहाँ पे उन्नत ऊर्जा याद रखिएगा, उन्नत ऊर्जा दक्षता यानी कि नेशनल मिशन फॉर
इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, पहले तो सोलर मिशन, उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी, उसके बाद देखिए सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि सस्टेनेबल हैबिटेट को भी इम्पोर्टेंस दिया है, सतत पर्यावरण जिसको बोलते हैं। उसके बाद जल को भी महत्व दिया है उसने, ठीक है, किसने, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो 8 जिसके मिशन है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हिमालय पर फोकस किया है, हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रीन इंडिया के ऊपर बात हो रही है, उसके बाद एग्रीकल्चर, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बात हो रही है, और उसके बाद स्टैटिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन जो है उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इस प्रकार से 8 मिशन हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी PCC, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे धर्मदम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो बताइए भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है, धर्मदम। अब इसका मतलब क्या है, विधानसभा, अगर हम धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये केरल के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है, ठीक है। अभी देखिए केरल के वायनाड भी आ गया, ठीक है, केरल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है ना। अभी केरल पे आधारित एक मूवी आ रही है, उसको भी देखिएगा आप लोग। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है धर्मदम, ओके, यानी कि टोटल केरल में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 140। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन, ठीक है, विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। कौन, पिनराई विजयन, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस वहाँ से कौन चुन के आए थे, पिनाराई विजयन, ठीक है, जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे धर्मदम से, कौन, केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी बना है, ठीक है। अब ये है क्या, यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में क्या है, पुस्तकालय हैं। तो यही इम्पोर्टेंट था, एवरी लोकल बॉडी वार्ड हैव द लाइब्रेरी, दैट्स व्हाई दैट कंस्टिट्यूएंसी इज नोन एज द, पूर्ण रूप से क्या बताइए, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो क्या है, पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा, ओके। अब इसमें हम बात करेंगे आगे। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण हो गया है, ठीक है। कितने वार्डों में, 63 वार्डों में, पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ओके। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट ने अपनी भूमिका निभाई है 63 वार्डों में पुस्तकालय स्थापित करने में। उसके बाद पुथुवाइल नारायण पडिक्कर को केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये नाम पुथुवाइल नारायण है, ठीक है, जिनको केरल के पुस्तकालय के आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायनादीनम रीडिंग डे, जिसको हम केरल में वायनादीनम डे बोलते हैं, ठीक है, तो के रूप में घोषित किया। किसको, 19 जून को। क्यों, PM पडिक्कर के सम्मान में 1996 में 19 जून को वायनादीनम के रूप में घोषित किया, ठीक है। अब हम इसमें और भी आगे बढ़ेंगे, 1-2 पॉइंट्स और भी देखेंगे। विश्व का पहला पाम लीफ मांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है। तो विश्व का पहला अगर हम देखें तो हाल ही में जो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें विश्व का अगर पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ
जो मैन्युस्क्रिप्ट है का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी म्यूजियम है उसमें पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, संग्रहालय क्या करता है? पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। ठीक है, इसमें ज़रूरी है सबसे पहले जान लेना तरल अपशिष्ट होता क्या है। तो वर्षा का जल जब एकत्रित हो जाता है कहीं पे, ठीक है, और या फिर जो डोमेस्टिक जो आप छोड़ते हैं, घर का जो गंदा पानी छोड़ते हैं तो सीवेज में जाता है, और जो भी इंडस्ट्री वगैरह से जो मलमूत्र या फिर जो भी बोल लें जो वेस्टेज निकलती हैं वो भी कहीं न कहीं सीवेज में आता है। तो चाहे वो डोमेस्टिक सीवेज हो, चाहे इंडस्ट्रियल सीवेज हो, चाहे स्टॉर्म सीवेज हो। ठीक है, तूफान की वजह से भी अगर कूड़ा कचरा किसी मतलब गंदी नाले में एकत्रित होकर बहता है तो उसको हम स्टॉर्म सीवेज के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो ये तीनों सीवेज में, ठीक है, ये जो गंदगी है इसको हम तरल अपशिष्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं बताइए। देखिए इसमें जो प्रतिशत है 99% जो डोमेस्टिक सीवेज है उसका पार्ट है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, उपचार संयंत्र बैठाने वाले हैं जिसकी वजह से क्या हो, इसकी सफाई की जा सके। ठीक है, अब इसमें याद करने जैसी जो पॉइंट्स हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर के, अगर हम तिरुपति नगर निगम की बात करें, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम के, ठीक है, तो उसने फाइटोरेट तकनीकी का जो हेल्प लिया है उस पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है, लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो किसने किया है? तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिक तकनीकी, ठीक है, फाइटोरिड तकनीकी पर आधारित अब लिक्विड जो भी है लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के, ठीक है, यहाँ पे विनायक सागर झील भी स्पेशली पूछा जा सकता है, उसके पुनः उपयोग करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। किसका बताइए? तरल अपशिष्ट जो मतलब उसका शुद्धिकरण वाला संयंत्र है, ठीक है, उसकी स्थापना हो कहाँ पे? तिरुपति नगर निगम के फाइटोरिड तकनीकी के द्वारा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तिरुपति का जो विनायक सागर झील है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये जो मिशन है, ठीक है, अपशिष्ट उपचार संयंत्र बैठाने का, ये स्वच्छ आंध्र प्रदेश मिशन के अंतर्गत, ठीक है, उसी के भाग के रूप में इसकी स्थापना किया गया है। इस संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वो 5 MLD है, यानी कि मिलियन लीटर्स पर डे, यानी कि 5 मिलियन लीटर पर डे इसकी कैपेसिटी है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जो फाइटोरिड तकनीकी का विकास है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम CSIR, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको NNERI, इन दोनों के द्वारा इसका जो फाइटोरिड तकनीकी है इसका विकास किया गया है। ठीक है, तो CSIR का फुल फॉर्म वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
और फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके फाइटोरेट तकनीकी का विकास किया है, याद रहे। उसके बाद अगर हम बात करें फाइटोरेट, अभी देखिए ये 5 मिलियन जो MLD कैपेसिटी है, ये तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में लग रहा है उसका है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा अगर सीवेज उपचार संयंत्र की बात करें तो उसको दिल्ली में लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण दिल्ली में अभी किया जा रहा है। इसमें अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी कैपेसिटी है, और ऊपर हमने देखा था 5 MLD, ठीक है, यानी कि 5 मिलियन लीटर पर डे देखा था। अभी जो दिल्ली वाला है उसका कैपेसिटी कितना है, 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज, ठीक है, उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, इसके बारे में जानेंगे। तो 11 जनवरी 2023 को किसने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी जिसको हम वीवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी के स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित बात करता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है और जो मुंबई में स्थित एक आवासीय सोसाइटी वेवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हुआ है, ठीक है। दोनों ने समझौता पर हस्ताक्षर किया, और समझौता किस बारे में है, जो आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की सप्लाई करनी है, इस बारे में समझौता है। तो याद रखिए किसका, TPREL यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और कौन, VC यानी कि वीवेरिया कंडोमिनियम, ठीक है। क्या है, कंडोमिनियम, वाइवेरिया कंडोमिनियम और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उसके बाद आगे बढ़े हम इसमें, जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, अगर हम बात करें वीवेरिया कंडोमिनियम का, तो आवासीय सोसाइटी के सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और सौर संयंत्रक। दूसरा क्या है, उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.1125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र के हिमायतनगर में, कितना, 3.125 मेगावाट क्षमता का, ठीक है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा, यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। चलिए फिर से बात करते हैं हम इसी के ऊपर, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का जो पहला सौर संयंत्र है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लें, ठीक है। क्योंकि चलिए बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने बात किया इसके बारे में, तो ये क्विक रिवीजन होगा आपके लिए, तो इसको फिर से समझिए, ठीक है। तो 11 जनवरी 2023 को क्या हुआ, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने और मुंबई स्थित एक वेवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। और ये समझौता किस बारे में था, आवासीय सोसाइटी जो होता है उसको स्वच्छ ऊर्जा की सप्लाई करने से रिलेटेड था, ठीक है। अब ये जो मेन क्रक्स है वो आपने जान लिया, कौन कौन, TPREL यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और वीवेरिया कंडोमिनियम, ठीक है, दोनों ने मिलकर। अब इसमें जो याद करने वाली पॉइंट है उसे देख लीजिए एक बारी। वीवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की एक सप्लाई के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र
यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर ए रेसिडेंशियल सोसाइटी की स्थापना की जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। विवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की सप्लाई के लिए क्या किया गया, भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर ए रेसिडेंशियल सोसाइटी की स्थापना की जाएगी, ये बात कही गई। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में क्या किया जाएगा, 3.125 मेगावाट का, ठीक है, जो सोलर प्लांट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे बताइए, महाराष्ट्र के हिमायतनगर में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तो आपने करा दी, उसके बाद क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो महाराष्ट्र का हिमायतनगर है 3.125 मेगावाट का, ठीक है। उसके बाद इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रख रखाव के लिए किसके द्वारा मतलब किया जाएगा इसका संचालन और रख रखाव, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र का, ठीक है, निर्माण और रख रखाव किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा कितना प्रस्तावित है, 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जाएगा। कितना, 6.15 मीट्रिक टन CO2 कम उत्सर्जित होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। कौन, विवेरिया कंडोमिनियम, ठीक है। अब आई थिंक इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमने कर ली हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम चीज़ें केरल से संबंधित हैं, तो केरल का वो राज्य है, केरल है वो खुद, ठीक है। तो पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन है, केरल। डिजिटल बैंकिंग किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 क्या करता है, पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देता है, ठीक है। सभी पारंपरिक यानी कि जो पहले से पुराना सिस्टम जो भी कुछ चल रहा था, लेन देन लेखा जोखा सब कुछ 24/7 आपके लिए अवेलेबल होगा अगर आप केरल से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं याद करने जैसी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों यानी कि ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिएगा। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई थी। अभी पिनाराई विजयन आए थे, हमने देखा था, ठीक है, उनकी कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी देखा था, और वो उनकी कंस्टिट्यूंसी पूर्ण रूप से लाइब्रेरी से क्या है, लैस है। अब उसके बाद हमने बात किया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, ठीक है। तो स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उसी के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो राज्य में अब मात्र है कि पात्र है, मात्र है, दैट इज मात्र, ठीक है। तो केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत, यानी कि जो भारत का एक योजना है RBI का, ठीक है, एक्सपांडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, उस योजना के अंतर्गत क्या किया है, इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना है, त्रिशूर, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्रिशूर को याद रखिएगा, केरल को याद रखिएगा, ठीक है। और किसने याद रखिएगा, जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज किया गया है, जिसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर, ठीक है, 2021 में। चलिए ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, ठीक है।
तो एक बारी पढ़िए पेज ध्यान से। स्मार्ट कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, तो ये है स्मार्ट का फुल फॉर्म। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्प्लीपेडिमिया और रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत? स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये है इसका फुल फॉर्म। इस पहल के अंतर्गत हमने क्या देखा? ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटाइड, अभी हमने देखा था क्या? आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, इसको हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? स्मार्ट के अंतर्गत। इसमें इम्पोर्टेंट याद करने जैसी कौन सी बातें हैं? 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किस डेट को? 2 जनवरी 2023 को, ठीक है। किस में बढ़ावा देने के लिए? आयुर्वेद के क्षेत्र में, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम को किसने स्टार्ट किया है बताइए? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। और किसने किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा ने। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस में, ठीक है। इन दोनों को मत भूलिएगा, इन दोनों का ये मतलब जॉइंट तरह से संयुक्त रूप से कार्य है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, दोनों ने मिलकर क्या किया? स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हम बात करें NCISM और CCRAS के बारे में, तो आयुष मंत्रालय के अधीन ये दोनों प्रमुख संस्थान हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है? शोध एवं नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 और भारत के राज्य एवं जिलों की स्थिति देखेंगे इसमें, ठीक है। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने भारत, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि संस्थान किससे रिलेटेड? प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड, ठीक है। तो भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर क्या किया था? सामाजिक प्रगति भारत या सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की थी। किसके साथ मिलके? सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलके। किसने? भारत ने, ठीक है। 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट का क्या किया? इनॉग्रेशन या लॉन्च किया।
सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्य एवं जिला को प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखिए। क्या क्या है? 3 आयाम की बात हो रही है। पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, यानी कि फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? आयाम हैं। किसके? बताइए। अभी हमने बात किया किसके बारे में? सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में। ठीक है, अब हमने देख लिया क्या? ये तीनों हमने देख लिया। अब इम्पोर्टेंट याद करने जैसी जो बातें हैं उसको देख लेते हैं अलग से। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि क्या है? इकोनॉमिक्स एंड एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, पीएम का। तो इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, है ना, द्वारा प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कमोडिटीनेस तथा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई थी। तो हमने ये देख लिया, यह रिपोर्ट किस लिए तैयार किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर, अगर हम बात करें, कमोडिटीनेस तथा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा, ठीक है, माइकल ग्रीन द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिसके सीईओ हैं माइकल ग्रीन। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत 36 राज्यों, मतलब 36 राज्यों में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। ओहो, उसके बाद अब इसमें देखें, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में भारत प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों की सामाजिक जो प्रगति है कि 6 स्तर के तहत रैंक प्रदान की गई है। देख लेते हैं। पहला है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा है उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा है निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और 5वां है निम्न सामाजिक प्रगति। लास्ट देखिए क्या है? निम्न सामाजिक प्रगति, लो सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, तो इन 6 आयामों पे जो आयाम है इन्हीं पे ध्यान देना है। किसने किया है ये तो हमने देख लिया था। और यहाँ पे आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। वेरी एक छठा है, वेरी स्लो सोशल प्रोग्रेस। तो देश भर में अगर पुदुचेरी की बात करें सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में, तो इसका स्कोर 65.99 है पुदुचेरी का, और सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में झारखंड का 43.95 है। तो देखिए एक बारी, पुदुचेरी का 65.99, उसके बाद सभी का उससे कम है। उत्तर प्रदेश का एक बारी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कितना है। तो ये बातें हमने देख ली थी। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं फिर से एक नए जोश खरोश के साथ, और उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा नमामि गंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।